हाय हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फंक्शंस के वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी सेक्शन को आगे। आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा है। चलिए, तो ये सब कुछ सारी चीजें जो जो हम देखते जा रहे थे उसे हम हटाते जाएंगे यार, बाकी सबकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था यार, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसे डिफाइन करते हैं उसको ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक आर वेक्टर है दैट इज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो इसमें ए बी और सी जो रहेंगे वो डी आर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी और सी वो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे, और डी सी दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस वो रिप्रेजेंट होगा एल एम और एन से, जहां एल हो जाएगा एक्स के केस में ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम आपके पास हो जाएगा बी अपॉन रूट ओवर कितने के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एल एम और एन होते हैं यार, तो हम क्या कहलाता है इसमें, ये जो एल एम और एन रहेंगे आपके डीसीज कहलाते हैं। एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ये सब कुछ हम ऑलरेडी वहां से देख चुके हैं, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पहले हम किस में भी देख चुके हैं, अपने एनसीईआरटी वाले सेक्शन में भी इस चीज के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो यही सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं यार, यहां तक आप देख लीजिए, वही सेम चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में ही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है, और मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, तो मैं एक एक करके खुद ही बता देता हूँ ये सारी चीजें, है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था यार, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के केस वाले में ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास में एक वेक्टर दे रखा है आर, आर कितना दे रखा है, ए आई कैप दे रखा है, बी जे कैप दे रखा है, सी के कैप दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि आर मेरे पास है ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, अब मुझे एक बात बताइए इसके डीसीज कितने होंगे। तो डीसीज का मतलब है एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया। आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अच्छा, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालने के लिए बोलूं, तो हम लोगों ने देखा था आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में ए आई कैप अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया जे कैप, और यहाँ पे सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा के कैप। ठीक है, तो ये कितने से रिप्रेजेंट हो रहा है आपका आर कैप, तो आर कैप कितना हो जाएगा एल आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा एम जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा एन के कैप। तो आर कैप रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो इसको एल बोला गया था, इसको एम बोला गया था, इसको एन बोला गया था, तो उसे एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी डायरेक्शन कोसाइंस को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो एक यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता है यार,
यूनिट वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा डायरेक्शन कोसाइंस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होते हैं, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आर हो गया, डीसीज एल एम एन आपने कैलकुलेट कर लिया, ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में भी मैंने आपको रिलेशन बताया था, विच इज एल कितना दे रखा है आपको, एल आपके पास है ए अपॉन रूट ओवर कितने के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे, तो बोलूंगा देखो आप इसे अगर मॉड आर बोल रहे हैं तो ये एल हो जाएगा ए अपॉन मॉड आर, मतलब आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एल इंटू मॉड आर लिख सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं आप, और ए एल अपॉन ए को 1 अपॉन मॉड आर लिख सकते हैं आप। मतलब आप बोलेंगे कि सर मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं कि यहां पे एल मॉड आर हो गया, ये वाला केस लिख रहा हूं, एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड आर मैं बोलूंगा, ठीक है यार। अब बोलेंगे सर एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए अपॉन एल लिख सकते हैं, ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू मैं मॉड आर के बराबर लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है यार, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाएंगी कि कैसे यूज किया जा सकता है। तो आर मेरे पास है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप से, उसके डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास ये हो गए। आर कैप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, एल है ए अपॉन रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब कुछ आपके पास निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, दो छोटी सी चीजें और बतानी है मुझे, उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई गेस मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, सब कुछ हम जानते हैं पहले से। आगे बढ़ते हैं यार, अगर कुछ भी हो तो प्लीज मुझे टोक दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अगले पार्ट की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो अगले पार्ट में मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर दो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, आपको इस तरीके से लिखा गया है, यहां लिखा गया है ए, तो ये है x1 y1 z1, यहां पे लिखा गया है b, ये है x2 y2 और z2, दो पोजीशन वेक्टर्स है यार ये, ठीक है। अब ये दो पोजीशन वेक्टर हमको मिल गए, है ना। अब मुझे ए बी वेक्टर अगर लिखना होगा तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं यार, हम करते क्या, x2 में से x1 निकाल दो, जो भी आगे होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से पीछे वाले पोजीशन वेक्टर को आप क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट, ये आपने फिजिक्स में भी देखा है। तो अगर मैं OB लिखना चाहूंगा तो यहां से OB को कनेक्ट करूंगा विच इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसे OA से कनेक्ट करूंगा दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में y2 माइनस y1 j कैप, और यहां पे कितना आ जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपके पास में ए बी वेक्टर है, वो ऐसा आ गया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये मेरे पास में ए बी वेक्टर आ गया। अच्छा, ए बी वेक्टर तो मेरे को मिल गया, अब मैं एक काम कर सकता हूं यार, मैं ए बी कैप कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब ए बी कैप अगर कैलकुलेट करूं तो ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आई कैप। इसी तरीके से y2 माइनस y1 j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और इसी तरीके से z2 माइनस z1 k कैप, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो ये L कितना हो गया आपके पास में, ये L रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अभी समझाया था मैंने x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, m कितना हो गया आपके पास में y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और उसके बाद में n कितना हो गया आपके पास में z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है। ये अपना हो गया m, ये L M और N, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे ए बी वेक्टर के, और ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, वेयर ए बी अगर मैं लिखना चाहूंगा
वो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा z2 माइनस z1 उसका स्क्वायर। ये मेरा ए बी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। बताइए, शुरू से लेके अभी तक अगर किसी भी आदमी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कुछ भी जानना है तो पूछ सकते हैं यार, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब मॉड आने का मतलब वही होता है, लेंथ है लड़के, है ना, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे भी मॉड लिखा जाएगा। मॉड ए बी ही बोला होगा, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही होगी। डन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए लास्ट वाला ये सेक्शन देखिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दे दूंगा आपको, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है, सिंस द एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा ये। बेटा आप एक बात बताओ, ये मेरे पास ले रखा है एक ये और एक ये, तो ये क्या है यार, देखो इसी पे मैंने बोला, ये जो आपको ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा होगा ना, ठीक है, ये ब्लू वाला हिस्सा इसी पे ही है, एक्स एक्सिस के साथ ही बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, और यहां पे कितना बनाएगा 90, और यहां पे कितना बनाएगा 90। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना कि जो एक्स एक्सिस है वो कॉस एल्फा, एल्फा तो एक्स एक्स एक्सिस के साथ बनाना था उसको, तो कॉस एल्फा कितना हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 कितना आ जाएगा 1। अच्छा, इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड चल रहा हो इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो यहां पे हमने 90 डाला, cos 90 भी कितना हो गया 0, और ऊपर वाले के साथ भी कितना डाला 90 डाला, तो वो भी कितना हो गया 0। मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस अगर मुझे लिखने होंगे तो 1 0 0 रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा कॉस कोसाइन से रिप्रेजेंट होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से रिप्रेजेंट होगा। तो इस वजह से आप सब लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस के एंगल्स को। तो ये वाली चीज एक समझ में आने वाली है। अगर y की बात करूंगा तो ऐसे केस में अगर मैं y की बात करूंगा तो y आपके पास में 0 1 0 आएगा, अगर मैं z की बात करूंगा तो 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये हमको ध्यान में रखना है। एक बार मैं ये दिखा रहा हूं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को बीच में कुछ भी पूछना है तो पूछ भी सकता है। ये लीजिए, यहां से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन देता हूं, जैसे हो जाए बोल दीजिएगा। अनम्यूट होने का परमिशन मैंने दिया हुआ है। सर वो एक बार बताना 1 कैसे आया वाई एक्सिस के साथ, वो तो 90 डिग्री था ना। क्या सर सेकंड वाले में 1 कैसे आया था, वो तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना वाई एक्सिस के कहां साथ। बनाया, ये तो देखो ना, ये तो 90 डिग्री है, वो ये वाई नीचे। एक्सिस के लिए लड़के, वाई के डायरेक्शन को साइंस है। अच्छा अगर ठीक है, हाँ। अगर ये लाइन वाई पे होती तो वो ठीक वाई है के सर, ठीक साथ है। कितना कॉस बीटा कितना हो जाता, बीटा की वैल्यू 0 हो जाती ना, अल्फा 90 हो ठीक जाता है और सर। गामा 90 हो जाता। ओके सर।
सर वो एक बार पेज दिखाना स्क्रीनशॉट वाला। ये लो, सर बड़े आगे। बड़े आगे। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। अब मेरी आंखों में पानी आ रहे हैं देख देख के स्क्रीन में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन। If a line makes an angle, line makes angles alpha, beta, gamma with coordinate axes, prove that sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equals to 2. साइन स्क्वायर अल्फा, यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। ये अपने को प्रूव करना है। ट्राई करो जल्दी। बढ़िया खुशी देव, बढ़िया। भव्य, क्वेश्चंस चल रहे हैं लड़के। डन, सही है। तो यार आसान सा टास्क है यार। आप देखो ना, ये बोला है कि अलाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रूव दैट द sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। आप एक बात बताइए, cos स्क्वायर अल्फा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन था x एक्सिस के साथ, cos बीटा m था, cos गामा n था। तो sin स्क्वायर मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूं प्रूविंग। बताइए sin स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस, आप यहां देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये 3 माइनस ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 1। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास में, 2। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ये आंसर कितना है भाई, ये डायरेक्शन को साइन है ना, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। वेक्टर्स ही चल रहा है लड़के, और कौन सा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर्स में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज वाला पार्ट चल रहा है।
डॉट प्रोडक्ट के अब हम लोग उन चीजों को देखेंगे जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो देख चुके हैं ऑलरेडी। फटाफट इसको खत्म कर रहे हैं ताकि बोर्ड का और जेई का हम सेम पेज पे आ जाए। बोलो क्या बोल रहे हो? जेई के करवाल किसके? हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से ठीक लेने स्टार्ट किए हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वाले पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो थ्योरी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट बोर्ड्स और उसमें सेम सा ही है। तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस जहां से उठाए जाते हैं, ठीक है सर। है ना। चलिए भाई, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा यार, इत्मीनान से टाइम देके सॉल्व करना क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया टाइम लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि बोर्ड जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड जैसा क्वेश्चन है। जल्दी ट्राई करो, आराम से सोचो। कोई नहीं अनंत, करो बेटा। करो ट्राई। डन है भाई। आंसर बता देना। हाँ, 2 आंसर्स है इसके। भव्य सही आंसर। थोड़ा सा देखो किसकी वैल्यू को क्या असाइन किया तुमने, बस उसमें डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं है। अंशुल बेटा, आंसर जो तुम दे रही हो उसमें थोड़ी मिस्टेक है।
चलिए, हाँ ऐसा कुछ आएगा अंशुल, सही है। आइए बात कर लेते हैं इस पे यार। तो मेरा भी बता दो सर एक बार। तुम्हारा भी आंसर मिलता जुलता सही है, ठीक है। यहां बात करेंगे तो और क्लियर होगा तुमको। हाँ, सही है अब? क्या भव्य बोल रहे हैं? कौन? यस सर, सही है अब? ऑर्डर में जानना चाहता हूँ, किसकी वैल्यू क्या डाली है तुमने, मतलब कौन है क्या? 2/√6 कौन है? एम है, एल है, क्या है? LMN। क्या? LMN। LMN, अच्छा हाँ सर। ठीक है, देखते हैं अभी सामने देखो। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ LMN ऑफ अ लाइन विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये रिलेशन मेरे पास दे रखा है कितना यार, L प्लस M प्लस N इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और जो दूसरा रिलेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 2MN 2ML माइनस NL इज इक्वल्स टू 0। तो n को बोला जाएगा माइनस ऑफ L प्लस M, उसे उठा के डाल दिया तो 2m, ये माइनस होगा L प्लस M प्लस 2, यहाँ पे ML रहने दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा L प्लस M टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यार इसे ओपन कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा यहां से -2ml। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम L, M और N के अंदर एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं यार। अगर वो हो जाता है तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये 2m², ये 2ml चल रहा है, ये L² और ये LM चल रहा है, इक्वल टू 0। इसने इसको उड़ा दिया, बचा कितना आपके पास में, L² LM माइनस 2m² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे यार, m² से डिवाइड कर लीजिए, तो L/m उसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, L/m माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब मेरे पास क्या है यार, लेट कर लेते हैं हम लोग, L/m उसको हम लोगों ने x ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए यार, मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए -2 और एडिशन आना चाहिए कितना आपके पास में, प्लस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, x² प्लस 2x माइनस में कितना हो सकता है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x आ जाएगा x प्लस 2, ये -1 आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 2, यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसे इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 और ये x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। L² LM माइनस 2m² है लड़के, तो मैंने किसको डिवाइड किया है, मैंने m² को डिवाइड किया है, m² से डिवाइड किया, L/m का स्क्वायर, LM अपॉन m² और माइनस m²। सही तो है चिराग, क्या गड़बड़ है चिराग, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। मैंने n की जगह सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, L प्लस M माइनस को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास ये बना, उसके बाद मैं इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। x की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से केस बनाना पड़ेगा, तो केस 1 बताओ, x मतलब L/m विच इज इक्वल्स टू -2। ये ट्रू हो सकता है क्या कभी, बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कभी? आप बोलोगे सर इस पे इतना जोर देने की कोशिश क्यों की जा रही है, तो मैं बोलूंगा हाँ, इस पे जोर देने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि L और M दोनों कोसाइंस है। ठीक है, L और M क्या है, कोसाइन। L है कॉस अल्फा, M है आपके पास में कॉस कितने के बराबर, बीटा, N है आपके पास में कॉस गामा। ना ये 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, ना ये 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, और ना ही ये 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो इन दोनों का डिवीजन जो है वो -2 कैसे आ सकता है ना, ना ये -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, ना ये -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, ना ये -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं।
तो उसमें डिवीजन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलेस आप, ये तो बोला नहीं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो इसको भी साइड में रखते हैं, इसके होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, ठीक है, केस टू मतलब L बाय M हमारे पास कितना है, 1 के बराबर है, तो L कितने के बराबर हो गया आपका, M के बराबर हो गया। अब आपने बोल दिया L भैया हमारा किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। अब आगे की कहानी पे ध्यान देते हैं। अब L बाय M तो आ गया 1। अब मेरे पास एक रिलेशन था भाई -n वाला, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू -L प्लस M चल रहा था। तो हमने देखा कि n जो है वो कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ L लिखा जा सकता है। देखो ना भाई, L M ये आ गया। तो आप या तो M के तौर पे रिलेशन बना लो या तो N के तौर पे बना लो, रख दो M, रख दो यहाँ पे L की जगह, तो 2M आ जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि L अपॉन M कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से आप बना सकते हो कि भैया ये जो मेरे पास है N अपॉन M वो कितना आ रहा है मेरे पास में, -2 आ रहा है। तो मैं देखो ध्यान से देखना, मेरे पास L अलग होता था, है ना, M अलग होता था और N अलग होता था। इसका रेशो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रेशो ही तो ले रहे हैं। ठीक है, अब बताओ मैं इस पूरे को M से डिवाइड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल डिवाइड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशो में आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये कितना आ जाएगा, L बाय M, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, -2। ठीक है, तो L बाय M, M बाय N और N बाय N का ये रिलेशन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर इससे L निकालना होता है तो बेटा आपको याद होगा, कोई भी चीज अगर रेशो में दी गई होती है, जैसे लिखा है 2:3, अब मैं सेपरेट करना चाहता हूं इसमें, और ये रेशो किसके बराबर था, x:y के बराबर। तो अगर मैं x को लिखना चाहूंगा ना, तो मैं कैसे लिखना चाहता हूं, कैसे लिख पाऊंगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, √, कितने के बराबर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही y डिवाइडेड बाय कितना लिखा जाएगा, 3 अपॉन √, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ बचपन में करते थे? तो बस ये तो सेम डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अगर मैं ये चीज निकालना चाहूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन, यही तो पूछा था उसने, मेरे पास रेशोज आ गए। ठीक है, तो मेरे को अब रिलेशन निकालना है यहां से, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, वो निकाल पाऊंगा कितने के बराबर है, L M और N चाहिए ना डायरेक्शन कोसाइंस में मेरे को, तो कितना आ जाएगा, हाँ बताओ, 1 बाय कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट इज √6। ठीक है, फिर 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर से √6, और ये -2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, √, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, फिर से आ जाएगा √6। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे मेरे पास, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो बेटा इसका ना ऑपोजिट वाला, मतलब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इस पूरे वाले को, वो भी आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन ही मिलेंगे। ठीक है, रीजन सुनो, अभी आपने एक चीज देखा था थोड़ी देर पहले, एक हैंडआउट जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, उसमें ये वाला जगह पे आ जाओ, ये वाले कॉलम को ध्यान से सुनिएगा। इफ L M N be direction cosines and A B C are direction ratios of the vector, then L हो सकता है A upon root और A square plus B square plus C square, B upon this, C upon this and minus of all these, ये भी L को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके सामने माइनस भी लगा दूंगा तो भी वो L M और N को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने सबको माइनस कर दिया। इसका जो फिजिकल रीजन है वो ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा बनाया है, ये, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें ये बना रहा हूं नेगेटिव x एक्सिस, ये बना रहा हूं मैं आपका नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, और ये बना रहा हूं z एक्सिस, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो इस केस में अभी आप सिर्फ पॉजिटिव 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 को लेके चल रहे हो, डायरेक्शंस भी तो बदली जा सकती हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो सारा काम हो सकता है। तो सेम चीज का रिप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बात की जा रही है। इस वजह से अगर एल एम एन हम ये a अपॉन रूट और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले रहे हैं, एबीसी डायरेक्शन रेशियो था, तो उसके नेगेटिव भी आपके एल एम और एन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है जो आंसर आपने अचीव किया है उसी आंसर के केस में अगर मैं बात करूं तो एक ये रिजल्ट आएगा, एक -1 अपॉन क्या हो गया, -1 अपॉन √6, -1 अपॉन √6, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन √6। ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। अच्छा, आपका मुझसे क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, आपका मुझसे क्वेश्चन हो सकता है सर डायरेक्शन कोसाइन तो यहां से नहीं मिल गया क्या, ये 1 1 और -2, बेटा ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं मिला है। मैं फिर से बता दूं, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं मिले हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप करोगे तो 1 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने L अपॉन सम कांस्टेंट क्वांटिटी, M अपॉन सम कांस्टेंट क्वांटिटी और N अपॉन सम कांस्टेंट क्वांटिटी किया था। तो याद करो जरा, इसी हैंडआउट में मैंने आपको ये चीज समझाई थी हैंडआउट से पहले कि L अपॉन सम कांस्टेंट क्वांटिटी, यहां पे सेम चीज हम देखें तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं M के साथ में, तो M अपॉन आप मॉड आर कर सकते हैं, मतलब B अपॉन मॉड आर कर सकते हैं और C अपॉन मॉड आर कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज को ऐसे चेंज किया जाता है, M इज इक्वल्स टू B अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी तो देखिए, मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये मॉड आर ही तो है, मॉड आर इधर मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल्स टू बी हो गया। यहां भी तो एल में ऐसा ही केस बन रहा था, है ना, ये वाला केस देखिए ना, ए कितना बन रहा था, एल मल्टीप्लाइड बाय मॉड आर। ऐसे ही अगर मैं एन मल्टीप्लाइड बाय मॉड आर कर दूं तो मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। सेम प्रोसेस आप देखो ना, एल बाय एम वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे L इंटू 1 बाय एम कर सकते हैं, इसे M इंटू 1 बाय एम कर सकते हैं, M इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और N इंटू 1 बाय एम कर सकते हैं, फिक्स क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये A, B और C की तरह एक्ट कर सकता है, इसीलिए मुझे उसे बाद में उनके अंडर रूट्स, स्क्वायर्स के अंडर रूट से डिवाइड भी करना पड़ा। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके मैं जो क्लियर चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इतना है बेटा कि देखो, सबसे पहले वैल्यू उठा के डालो, वहां से आप L और M में एक रिलेशन पाएंगे, एक रिलेशन वैलिड नहीं हुआ, दूसरे रिलेशन पे गए, आपने इस वैल्यू को उठा के पहले वाले रिलेशन में डाल दिया, यहां से आपने N की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, आपके पास N आ गया, तो N बाय M -2 हो गया, L बाय M आपके पास में 1 हो गया था। ठीक है, तो L इज टू M इज टू N आप लिखना चाहेंगे तो 1 इज टू 1 इज टू -2 हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, सब जगह M से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, ये 1 इज टू 1 इज टू -2 आया ही तब जब हमने इसको M से डिवाइड किया था। तो ये जो चीज है ये आपका स्क्वायर करने पे 1 नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हम डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 -2 अपॉन √6, और इसी को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिप्रेजेंट करेगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए यहां तक, नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए, पूछिए किसी को कुछ पूछना है तो। बताइए, नहीं पूछना, समझ आया या नहीं समझ में आया बताइए। सर आंसर क्या है? क्या आंसर यही है जो मैंने लिखा है? सॉरी यार, वो डिस्टरबेंस था थोड़ा। बताओ, हाँ कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था?
हाँ, एक बच्चा कुछ पूछ रहा था ना, आंसर क्या है? ये आंसर है लड़के, ये नहीं सर, आप बोल रहे थे ना एल एम और एन की वैल्यू। एल एल की वैल्यू। हाँ, तो ये एल आया ना, एल एम अच्छा और एन, ये एल एम और एन अच्छा। इसी रेशियो में तो निकला है ये। हाँ हाँ सर, ठीक है। ठीक है। चिराग बेटा तुम अनम्यूट करके बोलो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। सर मेरे भी दो रिलेशन आए थे, एक L बाई एम इज -2 और एक N इज इक्वल टू 0। लड़के N इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा और L बाई एम -2 के बराबर नहीं आ रहा। कैसे तुमने किया चिराग, मुझे बता सकते हो? चिराग मुझे बता सकते हो कैसे तुमने किया, वरना मैं आगे बढ़ू लड़के। हाँ, एक तो आया, -2 तो आया, देखो ना, -2 को तो रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि -2 करने से तुम्हारा n की वैल्यू 0 आ गई, तुम ये बोलना चाहते हो? तुम ये बोलना चाहते हो क्या चिराग कि L बाय एम जो है तुमने -2 लिया, उससे आंसर तुम्हारा n की वैल्यू 0 आ गई? हाँ देखो, रिजेक्ट करने का अपना रीजन है लड़के। कॉस की वैल्यू -2 कब आएगा? इस केस में जब एक क्या आ जाए आपके पास में, 1 आ जाए और दूसरा वाला कहां चला जाए, 1/2 रख ले, है ना। देखो L बाय एम आप बोल रहे हो -2, उसमें ये हो जाए कि ये वैल्यू कितनी दे दे, 1 दे दे, और ये वाला वैल्यू कितना दे दे आपको, ये दे दे -1/2, तब जाके ये रिजल्ट -2 के बराबर आ सकता है। लेकिन ऐसे केस में L की वैल्यू फिक्स हो गई ना, ऐसे केस में L की वैल्यू तो एकदम फिक्स है कि L आपका 0 ही जाएगा, है ना। L मतलब cos 0, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई उस केस में, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो एक्सिस ही बन गया, फिर इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। और एक्सिस अगर बन गया, देखो ऐसे केस में L की वैल्यू 1 आने का मतलब है अल्फा जो एंगल है वो आपका कितना आ गया, 0 आ गया, cos अल्फा आपका कितना बन गया, 0 बन गया। लेकिन फिर तो ये एक्सिस बन गया, और एक्सिस के केस में मैंने तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देखे हैं, या तो 1 0 0 या 0 1 0, ठीक है। उसके लिए तुम m की वैल्यू फिर -1/2 आ नहीं सकती, तो ये फिक्स नहीं हो सकता, ये गलत रिलेशन आ रहा है, इस वजह से हमको इसे रिजेक्ट करना पड़ा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का टाइम आता है यार। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम बात करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, तो यहां से डॉट प्रोडक्ट वाले पे हम दोबारा देखेंगे। लाइन और इसको मैं हटा रहा हूं अभी यार, क्योंकि लाइन वाला केस जो है वो हम 3D में पढ़ेंगे। यहां जबरदस्ती हम वेक्टर्स में लाइन नहीं पढ़ने वाले, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है और उस स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो स्केलर, वरना आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं लाइन को, अगर वेक्टर लाइन को यहां पे पढ़ा दूंगा तो बहुत कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है यार। हमने बोला था a डॉट बी कितने के बराबर होता है आपका, a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b, यहाँ पे cos थीटा, और थीटा जो है वो आपका 0 से कहां तक जाएगा, पाए तक। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑलरेडी थी, ये हम बात कर भी चुके हैं, ठीक है। थीटा एक्यूट एंगल है, ऑब्वियस बात है यार, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, तो cos 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव मिल ही रही है, ये भी पॉजिटिव मिल रही है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है a डॉट बी का वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ऑब्ट्यूज हो गया थीटा, तो जो a डॉट बी है वो आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस केस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इस केस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अगर ऑब्ट्यूज मतलब आपने थीटा ले लिया 90 से 180 के बीच में, तो cos 90 से 180 के बीच में अगर वैल्यू डालेंगे cos के अंदर तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और मॉड ए मॉड बी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट लेस देन 0, और इस केस में ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे कि a डॉट बी 0 के बराबर आ गया भाई, तो a डॉट बी हमने कर लिया 0, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। a डॉट बी 0 के बराबर, तो a इज परपेंडिकुलर टू b, ये हम बोल सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा बेटा, जब cos क्या हो जाएगा, 1 अचीव कर ले, ये मतलब cos कितना हो जाए आपके पास में,
अपना कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तभी ये मैक्सिमम आ सकता है ए डॉट बी। और मिनिमम कब आ सकता है व्हेन cos थीटा इज -1। तो मिनिमम कब आ जाएगा व्हेन cos थीटा इज -1, मैक्सिमम कब आ जाएगा व्हेन cos थीटा इज 1। बताइए, यहां तक अगर किसी को कुछ भी जानने की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज बताइए। मुझे नहीं लगता ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बताइए, कोई दिक्कत अगर किसी को फेस करने को मिल रही है तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। डन, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दिक्कत आपको ऐसा ही लगेगा, हमेशा आसान 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 ही लगता रहेगा, एंड तक आपको यही चीज लगती रहेगी। ठीक है, आपको एंड तक यही चीज लगती रहेगी, आसान 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 ही लगता रहेगा आपको। लेकिन क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन घूमा था ऐसे ही क्वेश्चन घूमेगा, उसमें दिक्कत आपको फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, डन, बताओ बड़े आगे। यस सर। चलिए, ये सब प्रॉपर्टीज है यार, ये सब प्रॉपर्टीज हमने देख रखी हैं ऑलरेडी, बस एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने देख रखी है, एक ही प्रॉपर्टी हमने नहीं देखी है इस पूरे केस में, वो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी हमने सब कुछ ऑलरेडी देख रखा है। देखिए, प्रोजेक्शन के बारे में हमने बात कर रखी है आपसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी का कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का कैप, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये देखो ये रिलेशन है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप ए का डॉट बी से निकालिए या बी का डॉट ए से निकालिए, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो ए डॉट बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कम्यूटेटिव है। स्केलर क्वांटिटी वो कहीं भी मूव कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई का आई के साथ डॉट निकालेंगे तो 1 आएगा, जे का जे के साथ के के साथ 1 आएगा, आई का जे के साथ 0, जे का के साथ 0, के का आई के साथ 0। ए डॉट ए कितना आ जाएगा भाई आपके पास में, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ए डॉट ए स्क्वायर देगा। आप बोलेंगे सर ए डॉट ए स्क्वायर आएगा कैसे, तो मॉड ए याद कीजिए, मॉड ए याद कीजिए, दोनों के बीच में cos 0 एंगल रहेगा, cos 0 इज 1 और मॉड ए का स्क्वायर ही बन के निकला है। ठीक है, तो ये देखिए। उसके बाद ए है a1i a2j a3k, b है b1i b2j b3k। ए डॉट बी हम निकालेंगे तो देखिए आई से ही मल्टीप्लाई होगा, जे से ही होगा, के से ही होगा, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ऐसा निकलेगा। अच्छा, ए है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहूंगा तो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा, बी के केस में आ जाएगा रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर के बराबर। अगर मैं लास्ट वाले पार्ट की बात करूंगा, ये सब तो हमको पता ही है, ये पार्ट मुझे आपको बताना चाहिए, इस पार्ट की आइए बात कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना है, मॉड ऑफ ए, प्लस की बात करेंगे माइनस अपने आप हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेते हैं यार, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बेटा आप क्या बोलोगे, ए प्लस बी, अभी तो बताया ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर देता है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना, ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों का डॉट चल रहा है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट ए, ये होगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा बी डॉट ए, ये हो जाएगा बी डॉट बी, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ए उसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, मॉड बी उसका स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखिए, ये अभी तो बताया ना कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं दोनों को ऐड करके ऐसा लिख सकता हूं। तो क्लियरली मैं ये बोल सकता हूं कि मॉड ए उसका स्क्वायर मॉड बी उसका स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी, यहां पे कितना आ जाएगा cos थीटा, ये यहां पे आया a प्लस बी उसके मॉड का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो a प्लस बी वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड a मॉड b
cos थीटा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो मॉड है वो केवल पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, तो ये नेगेटिव पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो इस पूरे केस में देखिए केवल यही एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग लग रही थी, तो ऊपर प्लस के लिए प्लस आया, माइनस के लिए देखो माइनस आ गया, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। बताओ बताओ, बड़े आगे। Yes, sir. बड़े आगे, सही है। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी और एक बार देख लेते हैं यार। भाई आप लोग नोट नहीं कर रहे हो तो प्लीज नोट कर लेना, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको सच में बहुत दिक्कत खड़ी कर देंगी बाद में। अभी आपको लग रहा होगा चलो ठीक है आसान सा टास्क है, बढ़िया तो हो रहा है। चलिए ए वेक्टर अगर मेरे पास है A1I A2J A3K, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इसका, अगर मैं A1 का आई कैप के, ये ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं तो आई का आई के साथ कितना आ जाएगा 1, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर मैं जे का निकाल दूं तो जे का एक इसके साथ में आई के साथ में 0, ये हो जाएगा 1, तो मैं ये A2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं के साथ निकाल दूं तो आप देखेंगे ये वाला आ जाएगा 0, ये वाला आ जाएगा 0, और ये के साथ कितना आ जाएगा आपका A3 आ जाएगा। A1 A2 और A3 इस तरीके से चलेगा मामला। तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं ना, A1 को क्या लिख सकता हूं, A डॉट आई, तो A1 डॉट सॉरी A डॉट आई, A डॉट आई कैप, यहां पे कितना हो जाएगा A2 इज A डॉट जे कैप, और यहां पे आ जाएगा A डॉट के कैप। अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में, इसके रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। आप बोलोगे सर, अब बोलोगे सर कि ये मुझे दिक्कत कर रहा है बाद में, मतलब ये इसका यूज कैसे करेंगे, बताना सर बाद में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन आएगा उसकी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इतना बताओ कि रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूं यार इस पे। इसमें 2-4 क्वेश्चन हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे। बताओ रे, अरे बोल क्यों नहीं रहे, फटाफट चैट में यस और डन लिख दो, या इतना भी दिल नहीं हो रहा। करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। जल्दी सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व करो आंसर। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा।
जल्दी सॉल्व करो। डन। चलिए भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो सीधा सीधा कर ही देंगे ना यार, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेंगे ना। परपेंडिकुलर में तो अपने को टेंशन ही नहीं है, परपेंडिकुलर आपने किया तो आपने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट को सीधा सीधा क्या कर दो, 0। तो ए डॉट बी आपने क्या किया है भैया, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 इंटू पी 2p आ जाएगा, 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, इक्वल टू आपने 0 किया 30, तो 2p इज इक्वल्स टू -30, p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -50। ठीक है, बात रह जाती है किसकी यार, अब बात किसकी रह जाती है, अगर पैरेलल हो गए तो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो हमने यही तो बताया था ना, पैरेलल होने का क्या मतलब है, रेशो सेम होना चाहिए, a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b। तो अगर यहां पे a1 रखा गया तो इसका भी 1 मतलब i का कोएफिशिएंट रखा जाएगा। अब a वेक्टर मैंने अज्यूम किया था यार, a1i a2j a3k। इसी तरीके से b आपके पास में कितना है, b1i b2j और b3k। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा a1 और यहां पे कितना आ जाएगा b1। तो आप बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू a1 अपॉन b1। इसी तरीके से ये हो जाएगा a2 लैम्डा कितना हो जाएगा b2, तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा आपका a2 अपॉन b2। इसी तरीके से a3 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b3, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू a3 अपॉन में कितना है b3। ठीक है, तो a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, ये सेम आ रहा है ना रेशियो। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना कि अगर ये पैरेलल होंगे तो मैं a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू a3 अपॉन b3 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो बेटा इस पे ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1, ये 2 अपॉन p, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 9/3। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास में आना चाहिए, बस काम खत्म हो गया यार। आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन p इज इक्वल्स टू आ रहा है 3, किसी से भी कंपेयर कर दीजिए तो p इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर। नहीं हर्षित, लैम्डा इक्वल टू 1 नहीं किया यार, पैरेलल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने कि अगर पैरेलल है तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा b। इसका मतलब है इसका जो i का कोऑर्डिनेट है वो a1 है और j, ये इसमें i का कोऑर्डिनेट क्या है b1, तो वो दोनों कंपेयर होंगे। तो a1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, तो लैम्डा हो गया a1 अपॉन b1, इसमें ये a2 अपॉन b2, इसमें ये a3 अपॉन b3, ये लैम्डा ही तो है, बताओ। सर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा, डॉट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 नहीं होगा बेटा, एंगल उनके बीच में 0 है, तो कॉस जो यूज होगा ना कॉस थीटा, उसकी वैल्यू 1 के बराबर कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े अगले क्वेश्चन पे, बात समझ में आई हर्षित? बड़े अगले क्वेश्चन पे, अरे समझ में आया, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में p आएगा 2/3 और इसके केस में आएगा -15। ये क्वेश्चन काम के हैं, ये बोर्ड के हिसाब के क्वेश्चन है, लेकिन काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये आपके। स्टार्ट हो जाइए। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, mod a is 3, mod b is 5, mod c is 7, find the angle between a and b। स्टार्ट हो जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, स्टार्ट हो जाइए।
डन। पाई बाय कितना बोल रहे हो? 3। सही है। और कोई? और कोई? चलिए, ये a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको? 0। मॉड a है 3, मॉड b है 5, मॉड c है 7। मुझे a और b के बीच का एंगल चाहिए। चलिए, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है? माइनस सी लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी डॉट प्रोडक्ट विद माइनस सी। तो ये कितना आ जाएगा? मॉड a प्लस बी उसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा मॉड c का स्क्वायर। अब इसे खोलेंगे तो अभी इसका फॉर्मूला देखा था ना हम लोगों ने, वो कितना आया था? मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर 2 मॉड a मॉड b cos थीटा मॉड c का स्क्वायर। मॉड a कितना है? 3, मॉड b कितना है? 5, मॉड c कितना है? 7। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड c मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? कॉस थीटा इज 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉस थीटा आपके पास में कितना आ जाएगा? 7 स्क्वायर इज 49 माइनस ये आ गया 9 माइनस ये आ गया 25 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये 30। तो यहां पे देखिए ये कितना? 40 माइनस 15 इज 25 इज 15 अपॉन 30। कैंसिल इज 1/2। cos थीटा इज 1/2। थीटा इज इक्वल्स टू π/3। 60 डिग्री करेक्ट चिराग। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है यहां तक? कुछ भी पूछना है किसी को इस पूरे प्रोसेस में कि मैंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया? थर्ड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। देखो बेटा, मुझे इतना पता है, मुझे ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। वो ए और बी के बीच में एंगल कैसे आएगा? इसका मॉड लेना पड़ेगा ना बोथ साइड। ठीक है, उससे पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड के केस में हमने एंगल देखा था। बाकी तो ए प्लस बी में एंगल निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। एक प्रॉपर्टी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी ना, तो उसमें प्लस था, तो यहाँ पे प्लस ए मॉड बी कॉस थीटा निकल के आ रहा था। ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो इस वजह से ही है ना, इस वजह से ही मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार इसका मॉड लूंगा तो वहां से ए और बी के बीच में एंगल निकल के आ जाएगा। ये एंगल थीटा ए और बी के बीच का ही है, क्योंकि निकल के कितना आता है? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर
2a डॉट b मतलब 2 mod a mod b cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से निकल के आता है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन ले, बड़े आगे, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अगला। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैं चाहता हूं जल्दी सॉल्व करना। जल्दी सॉल्व कीजिए। If the value of x for which the angle between the vectors a is 2x square I cap 4x j cap plus k cap and b is 7 I cap minus 2 j cap plus x k cap is obtuse. ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है? क्लियर इंडिकेशन है यार, सीधा क्वेश्चन है यार। इसमें क्या, ये कितना है? a डॉट b कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। ऑब्ट्यूज है ना, तो 0 से 90 में cos कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, लेस देन 0। तो कितना आ जाएगा? a डॉट b है ना, ये कितना आना चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि ये है मॉड a मॉड b। बताया था ना रीजन, cos थीटा इज 90 से 180 के बीच में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पूरा रिजल्ट आपका कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बस a डॉट b कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 7 14 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 4x कितना आ जाएगा? माइनस 8x। ये आ जाएगा x इंटू 1 कितना आ जाएगा? x विच इज लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार इसमें। तो 14x स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ पे? 7x लेस देन 0। 7x हमने निकाल लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया जा सकता है। कुछ मिस्टेक है क्या? 2x स्क्वायर 14 हो गया ये, 4x माइनस 2 8 हो गया ये, और x इंटू 1 सही तो है, लेस देन 0। ठीक है, इसको 0 किया और इसको 0 किया, इसको 0 किया तो 0, इसको 0 किया तो 1। वेवी कर्व मेथड अप्लाई किया, लेस देन 0 मतलब यहाँ पे, मतलब x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा 0 to 1। ये हमारा आंसर है यार, x बिलोंग्स टू 0 to 1। कुछ और मिस्टेक है तो प्लीज बताइए। 0 1, अच्छा हाँ हाँ, एक मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, बता क्यों नहीं रहे? 1/2 आएगा, करेक्ट। वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप निकाल रहे हो तो 7x आपने बाहर निकाला ना, तो ये 2 आएगा ना यहाँ पे, तो बस अब चेंज हो जाएगा आंसर थोड़ा सा। ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 1/2। अभी भी बेबी कर्व सेम प्रोसेस से लगेगा। ये आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 आंसर। नहीं, ग्रेटर देन 1/2 नहीं आएगा, 0 से 1/2 आएगा लड़के। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए यार। पॉजिटिव नहीं है, लेस नेगेटिव है ना, तो आपको नेगेटिव पार्ट को देखना पड़ेगा ना। ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? लेस देन 0, तो 0 से 1/2 आंसर है। चलिए, होपफुली हम लोग अगले 2 लेक्चर्स में, ऑलमोस्ट 2-2.5 लेक्चर्स में वेक्टर आपका खत्म कर देंगे यार। वेक्टर हम लोग खत्म कर देंगे होपफुली नेक्स्ट 2.5 लेक्चर्स में।